देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए न्यूज़ में है कि हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो दिया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जब भी कॉलेजियम सिस्टम, जैसे कि आपको पता है, ये जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जजों की आपस की प्रणाली ऐसी विकसित की गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ जज ही होते हैं। और ये जजों की समिति ये डिसाइड करती है कि वो कौन सा मेंबर होगा, और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे उन, या किसी जज के ट्रांसफ़र की बात हो, अपॉइंटमेंट की बात हो, ये इन सारी चीज़ों पर जो है वो तय अगर कोई ग्रुप करता है तो वो कॉलेजियम ही है। और बार बार हमारी जो एग्जीक्यूटिव है या हमारी जो लेजिस्लेचर है, उनको बार बार इस बात की दिक्कत होती है कि इस कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं है, और इसको लेकर बार बार जो है वो प्रश्न भी कराए जाते हैं। साथियों, आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 के अंदर जो है वो दिया गया है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि ये जो जुडिशियरी है और एग्जीक्यूटिव है, ये आपस में सेपरेट होंगे, ये आपस में अलग होंगे, इनके पावर्स जो हैं वो अलग दिखाई देते हैं। और अगर आपने जो जो चीज़ अभी तक आप जान रहे थे कि हमारे यहाँ लॉ के तीन मैकेनिज्म जो हैं वो दिखाई देते हैं, मतलब कि तीन तरीके से तीन पिलर हैं डेमोक्रेसी के। एक होता है जुडिशियरी, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है, जजमेंट को देखता है। दूसरा होता है लेजिस्लेचर, जो इसको पार्लियामेंट कहते हैं, जो लॉ बनाती है, ठीक है। और तीसरा होता है गवर्नमेंट, यानी एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, जो लॉ को एक्शन में लाता है। कुछ लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। कुछ लोग जो है वो मतलब पीरियोडिक, आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि जो सरकार के पार्ट होते हैं, जिनको एक 5 साल के बाद जो है बार बार चुनाव में जाना पड़ता है, ठीक है। तो सरकार एग्जीक्यूटिव का रूप है। तो सरकार का यही कहना है कि जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट में इस एग्जीक्यूटिव का भी रोल होना चाहिए। और ये आपको पता है कि बार बार जो है वो न्यूज़ में रहा था। 2014 में भी जब एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उस पर भी भारी विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उसको खारिज कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। साथियों, हमारे जो संविधान है उसमें ऐसा तो कहीं अलग जगह पूरे अच्छी तरीके से ये तो दिया नहीं गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर पूरी एब्सोल्यूट है और रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कि पूरी पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हर मतलब जुडिशियरी के कार्य में एग्जीक्यूटिव की कोई जो है भागीदारी नहीं होगी, या एग्जीक्यूटिव के कार्य में जुडिशियरी की भागीदारी नहीं होगी, ऐसी कोई बातें नहीं हैं। हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर को जो है वो बढ़ावा देते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे आर्टिकल 50 को की तो मैंने चर्चा कर ही ली। फिर आर्टिकल 361 आप देखिए, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है वो इम्यूनिटी दिया जाता है। साथ ही साथ 105 और 194, जिसमें कि स्पेशल प्रिविलेज जो है आर्टिकल इसको कहते हैं, जिसमें एमपी और एमएलए इन दोनों को जो है वो एक तरीके से इम्यूनिटी दिया जाता है जुडिशियरी से, ठीक है। और आर्टिकल 122 और 212, यानी पार्लियामेंट में अगर कोई भी प्रोसीजर चल रहा है, इसके ऊपर भी जुडिशियरी के जो हैं वो पावर नहीं है। जुडिशियरी इसके ऊपर जो है वो किसी तरीके से अपनी फैसले को नहीं सुना सकती, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। यानी कि ये चारों आर्टिकल इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशियरी जो है कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेचर से अलग है, एग्जीक्यूटिव से अलग है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव से अलग कैसे है? आर्टिकल 50 और ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जीक्यूटिव के लिए हैं, जुडिशियरी को कहीं ना कहीं इनसे अलग करती है। इसके बाद केशवानंद भारती केस आता है, जहाँ से आपको बेसिक स्ट्रक्चर की जो है वो एक नींव पड़ती है। बेसिक स्ट्रक्चर में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन जुडिशियरी ने ये एस्टेब्लिश किया कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आत्मा कहा जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये
एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि यही कॉन्स्टिट्यूशंस की के बेस हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर में इन्होंने जो है कुछ डिसीजन दिए, जैसे कि पहला डिसीजन जो था वो केशवानंदा भारती केस था, जहां बेसिक स्ट्रक्चर की बातें आई। उसके बाद आईआर कोहलो केस आया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इस बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू को, यानी जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। यानी कि किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर लें, कुछ भी चेंज कर लें, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी आप जो है जुडिशियल रिव्यू को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी जुडिशियल रिव्यू जो है हमेशा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि ये कोई भी अमेंडमेंट करके आप इसको बदल नहीं सकते। आईआर कोलो केस ये भी कहा कि कुछ चीज़ें आपने 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब संविधान के पहले संशोधन से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ चीज़ों को 9th शेड्यूल में डाला गया। ये चीज़ें जुडिशियल रिव्यू से बाहर थी, ठीक है। लेकिन आईआर कोहलो केस में ये कहा गया कि अगर कुछ चीज़ें जो 9th शेड्यूल में रखी गई हैं कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाएंगी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती हैं तो, ठीक है। तो ये भी बातें आपको यहाँ से दिखेंगी, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया कि जो मैंने जैसे आपको कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस का, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो उनके ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर को वो जो है वो क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। ये बातें आईआर कोलो केस ने जो है वो एस्टेब्लिश किया था। इसके बाद आरजे कपूर का केस आया। आरजे कपूर के केस में ये कहा गया कि ये जो अलग अलग हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो तो कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन एब्सोल्यूट रिजिडिटी के साथ आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ, कि मतलब एक जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में जो है वो दखल नहीं देगी, इस तरीके से एब्सोल्यूट रिजिडिटी है नहीं, लेकिन फंक्शनल तौर पे, काम करने के तौर पे ये तीनों जो डिपार्टमेंट है, ये तीनों अलग अलग जो विंग्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, सिग्निफिकेंटली अलग अलग उनको काम करने भी चाहिए। उसके बाद जो है वो पी कनादसन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बातें कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को इनवैलिड करार दे सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के से सिंक्रोनाइज नहीं करता है, यानी या कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर जाता है, यानी अल्ट्रा वायरस हो रहा है, तो उस केसेस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेचर के जो है वो दायरे में घुस रहा है, लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है, यानी यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर, एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर को जो है कहीं ना कहीं उस पर डेंट किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ एब्सोल्यूट जो है वो पावर की जो है वो रिजिडिटी नहीं है। गोलकनाथ केस में के अंदर ये कहा गया था कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, तीनों जो ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट के, वो तीनों जो हैं वो विद इन देयर लिमिट्स काम करेंगे और ये भी देखेंगे कि कोई भी जो यूनिट्स है वो इंक्रोचमेंट दूसरे के राइट्स का ना कर ले, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो गोलकनाथ केस में जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। जो चीज़ें हम इन तीनों ऑर्गेन के बारे में जानते हैं वो करतार सिंह के बारे में जानते हैं। करतार सिंह ही ने इस बात को इस्टेब्लिश किया था, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने, कि जब भी लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है उसी लॉ को इंटरप्रेट करना और ये देखना कि क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। साथियों, आप एक बात जाने कि अगर हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना वो उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये लगभग 2700 साल पहले एरिस्टोटल ने ये बातें बताई थी कि 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, और उस समय उन्होंने नाम दिया था कि एक जनरल असेंबली होगा, पब्लिक ऑफिसर्स होगा, जुडिशरी होगी। फिर बाद में जब 1700 में जो है यानी 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलोसफर थे मोंटेस्क्यू, जिसके नाम से ये उन्होंने एक बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ, और उसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है, यानी तीनों अगर तीनों ऑर्गेन्स अलग अलग काम करें तो क्या होगी। सबसे पहले आप
आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी जो है वो एस्टेब्लिश होगी, कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला होगा, डिक्टेटरशिप से आप बच जाएंगे, सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे, लिबर्टी आपके यहाँ आएंगी क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस दिखाई देंगी। और जब तीनों अलग अलग काम करेंगी तो जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, ठीक है। और फंक्शनल सुपरमेसी आपको दिखाई देगी, सारे ऑर्गेन्स अगर अलग अलग काम करेंगे तो इफिशियंसी अधिक बढ़ेगी। हाँ, और इसमें क्या होगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर तीनों अलग अलग, तीनों के काम डिवाइड हैं, तीनों अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, किसी के पावर को इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है वो कम बनेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो कि 2022 के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है एनजेसी का पास हुआ। प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं कि जब कोई पर्सन जो गवर्नमेंट का पार्ट ना हो, यानी कोई मिनिस्टर ना हो या वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का मिनिस्टर नहीं है, यानी कि केंद्रीय मंत्री में कोई भी मंत्री नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से वो पार्ट नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि वो विपक्ष का मेंबर हो, हाँ, हो सकता है कि वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हो, या हो सकता है वो बीजेपी का मेंबर हो लेकिन सरकार का पार्ट ना हो। तो बीजेपी के मेंबर के द्वारा भी या अपोजिशन के किसी पर्सन के द्वारा भी अगर कोई बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, अगर सरकार का पार्ट नहीं है तो ये बिल ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा के अंदर। हाँ, और इसमें यह कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट है उसमें जो है वो जुडिशियरी, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव के जो हैं वो रोल होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि एनजेसी जो है वो प्रोसीजर, जो चाहे वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का, या ट्रांसफ़र के प्रोसीजर हो, या जुडिशियल स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश करने हो, हाँ, ताकि जजों को की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, या जजों किसी जजेस के कॉम्पिटेंस और मिसबिहेवियर को लेकर अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बननी चाहिए कि जजों को कैसे अपॉइंट किया जाए और उसके रिमूवल तक के पूरे प्रोसीजर क्या हो, पार्लियामेंट में कैसे प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे प्रोसीजरल वे में हम जो है वो जजों को अपॉइंट करें, ट्रांसपेरेंट वे में जजों को अपॉइंट करें, ये कॉलेजियम सिस्टम को हटाए, एग्जीक्यूटिव को पार्ट बनाए, यानी सरकारें हिस्सा हो जजेस के अपॉइंटमेंट में। और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि ये जब जैसे ही होगा इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स कहते हैं कि जजमेंट जो है, चूँकि वो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है, सरकारें अगर इसके अंदर इंक्लूड होगी तो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट होगा, और सरकार जो है अपने हितों के लोगों को बैठाएगी। तो एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति पैदा होगी, और इससे जो कॉम्पिटेंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, कॉम्पिटेंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब ये कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इसमें एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है, यानी कि जुडिशरी के अंदर एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है, आप किसी को सीधे नहीं बैठा सकते, ठीक है। यहाँ आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की और एक्सपीरियंस का काम आती है। अगर सरकारें किसी और को बैठा रही हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ कम है तो वो जो है वो सरकार के पक्ष में फैसला देगी, और जहाँ जहाँ मतलब जुडिशरी मैनेज होती है, जहाँ जहाँ जस्टिस सिस्टम जो है वो डिटोरिएट होता है, वहाँ वहाँ उस समाज में जो है वो सामाजिक स्तर पे डिटोरिएशन आता है। और एक तरीके से आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, इस पे डेंट पड़ेगा, यानी संविधान की आत्मा ही मरने लगेगी अगर जुडिशरी कंप्रोमाइज हुई, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हुई तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर।